वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट। जैसा कि हमारे टीम के द्वारा घोषणा की गई थी कि हम पैट का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और उसी के बिहाफ पे हमने इकोनॉमी का सेक्शन को स्टार्ट किया था। तो जैसा कि हमने पहले सेक्शन में अपन बताया था पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में। तो आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक है आज का, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो ये कितने टाइप की होती है, तो इसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो पहले आधार है यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। तो पहला बेस टाइप क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इसके आधार पर इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। सेकंड है हमारा कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इसके आधार पर हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। थर्ड है हमारा स्वामित्व के आधार पर, ऑन द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि उसकी ओनरशिप किस किस टाइप की होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, और चतुर्थ है क्वाटरनरी क्षेत्र, मतलब क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्थ क्षेत्र, और पंचम क्षेत्र यानी क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, तो ये होगा हमारे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की होती है हमारी इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखेंगे कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके बाद में इसके यहाँ पे हम बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। आइए तो सभी को आगे 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर दोस्तों हमारा क्या होता है कि वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, मतलब डायरेक्ट हम जो भी हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे एज ए रॉ मटेरियल को यूज करते हैं इसमें। और ठीक है, तो मतलब प्राकृतिक जो भी संसाधन है उनको हम यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसमें इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा और एक नाम है इसका, इसे रेड कॉलर जॉब नाम भी दिया गया है। क्या नाम है इसका? रेड कॉलर जॉब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि रेड कलर जॉब कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और भारतीय जीडीपी में सबसे कम जो योगदान है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का है। कितना है? 17%। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वो इसी में है। कितनी है? 55%। मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा, मतलब 55% इसमें जुड़ी हुई है, और कंट्रीब्यूशन इसका सबसे कम यानी 17% है हमारी जीडीपी में। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कृषि, मत्स्य एवं खनन ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर से जो माल प्राप्त होता है वो यहाँ पे एज ए कच्चा माल यूज होता है, मतलब एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल यूज हम प्रोडक्ट मिला है वो यहाँ पे रॉ मटेरियल एज ए यूज करके और हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, इसको जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, मतलब कुशल कारीगर होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर, और जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं इस्पात उद्योग, मतलब स्टील और इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आगे देखें हम टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? टर्सरी सेक्टर जनरली सेवा क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र होता है। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र आता है इसमें परिवहन, बैंकिंग, इस तरह की सेवाएं आती हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें
तो इसमें परिवहन, बैंक, सॉफ्टवेयर, होटल, इस तरह के सेक्टर इसमें आते हैं। भारतीय जीडीपी में अगर हम योगदान की बात करें तो भारतीय जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो हमारा टर्सरी सेक्टर का ही है। कितना है? 55% योगदान है इसका हमारी जीडीपी में 55% योगदान टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी सेक्टर। अगर इसकी बात करें, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में गतिविधियां अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होती हैं, मतलब इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वर्क होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है पंचम क्षेत्र यानी क्वीनरी सेक्टर। इसके अंतर्गत जाने क्या है? इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया गया है, एक गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, मतलब गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से भी इसे जानते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर ऑफ परफॉर्म क्वीनरी एक्टिविटीज, मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, वो क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। अगर हम 1951 में बात करें तो 1951 में जो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारा वो 56% था। कितना था? 56%। ठीक है, और 2017-18 में बात करें तो ये था 17%। ठीक, आगे है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। इसका जो कंट्रीब्यूशन था 1951 में वो 15% था, और बाद में ये बढ़ के 17-18 में कितना हो गया? 29% हो गया। और अगर टर्सरी सेक्टर की बात करें, टर्सरी सेक्टर का जो योगदान था 1951 में वो 29% था, और लगभग आज की डेट बात करें तो ये 55% के आसपास है। 54% या 55% के ये आसपास है टर्सरी सेक्टर का योगदान हमारी जीडीपी में। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कृषि आधारित थी, बिल्कुल सही बात है, जबकि 1991 के बाद सीधे सेवा क्षेत्र प्रधान हो गई। मतलब 1947 में एग्रीकल्चर बेस्ड थी और 1991 के बाद ये डायरेक्ट सेवा क्षेत्र प्रधान हो गई, मतलब इसमें सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। इस कारण से द्वितीयक या औद्योगिक केंद्र का समुचित विकास नहीं हो पाया। अतः 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, और 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, पहला कौन सा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र। दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में जानें। रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं, मतलब ऑर्गेनाइज के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो डेफिनेट होती हैं। कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर असंगठित क्षेत्र की अगर हम बारे में जानें तो असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः स्वयं नियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मजदूरों आते हैं। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? मतलब जो स्वयं नियोजित लेबर होते हैं वो आते हैं, और डेली बेसिस लेबर इसके अंतर्गत आते हैं। आगे जानेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसके मालिक कौन कौन है। मालिकाना हक के आधार पर अगर हम डिवीजन करें इसका तो दो भागों में डिवीजन होता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। दूसरा है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की क्या कंडीशंस होती है? पब्लिक सेक्टर में सरकार की जो हिस्सेदारी होती है, मतलब सरकार का जो शेयर होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अगर 100 रुपये की उसकी टर्नओवर है या जीडीपी है, मतलब वैल्यू है पूरी सेक्टर की, तो उसमें 50% से ज़्यादा जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट का होगा। वहीं इसके अपोजिट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें सरकार का जो शेयर होता है वो 50% से कम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
अर्थशास्त्र की शाखाएं, मतलब ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं? दो दो टाइप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पर चर्चा की जाती है। इसमें डिमांड आती है, सप्लाई को इसमें इंक्लूड किया जाता है और पर्सनल इनकम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या अब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं वो कलेक्टिव लेवल पे करते हैं, मतलब सामूहिक स्तर पे। और इसमें जो डिमांड होती है वो केवल डिमांड ना होकर एग्रीगेट डिमांड होती है, आपूर्ति होती है वो कुल आपूर्ति होती है, और इस पर्सन व्यक्तिगत लेवल पे इनकम ना होकर इसमें इनकम जो होती है वो नेशनल लेवल पे इनकम होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा की कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं। तो इसमें पहला दे रखा है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। इसके बारे में जानें। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न घटकों में आवंटित करता है ताकि अधिकाधिक संतुष्ट या सुख अर्जित किया जा सके। मतलब इस थ्योरी के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि जो उसकी इनकम होती है उसको किस तरह से डिवीजन करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। ठीक है, सेकंड है हमारा उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, मतलब प्रोडक्शन थ्योरी। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उत्पादक ये विचार करता है कि किस प्रकार वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। मतलब इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन करना है और किस तरह प्रोडक्शन करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारा कीमत सिद्धांत, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्ड। इसमें क्या है? वास्तव में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार से निर्धारित हो जाती हैं। वास्तव में ये जो थ्योरी है या प्रिंसिपल है ये इस बेस पर रिलेटेड होता है कि मार्केट में जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये तीन टर्म्स थे, इनको याद कर रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा की कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है हमारा की कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? प्रिंसिपल रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार से संबंधित सिद्धांत। फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति एंड अपस्फीति। गवर्नमेंट बजट। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, मतलब मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, याद रखेंगे इसके पॉइंट, जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट डिस्कस किए थे और उसी की तरह यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है? अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसको कई तरह से यहाँ पे डिवीजन किया गया है। जैसे पहला डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, मतलब विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो दो भागों में इसका डिवीजन किया गया है। पहला है खुली और दूसरा है क्लोज, मतलब खुली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। सेकंड डिवीजन है विकास के आधार पर, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। इसके बाद इसके बिहाफ पे अगर बात करें तो तीन भागों में इसको डिवीजन किया गया है। पहला है डेवलप्ड यानी विकसित, दूसरा है डेवलपिंग यानी विकासशील, और थर्ड है लीस्ट डेवलप्ड यानी अल्प विकसित।
नेक्स्ट है विश्व बैंक के आधार पर। अगर विश्व बैंक के आधार पर डिवीजन करें तो इसका भी डिवीजन 3-4 भागों में किया गया है। जैसे पहला है लो इनकम, निम्न आय। दूसरा है निम्न मध्यम आय यानी लो मिडिल इनकम। तीसरा है हाई मिडिल, उच्च मध्यम। और चौथा है हाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में, याद रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट। आगे देखते हैं देश समूह मतलब कंट्री ग्रुप के आधार पर। तो इसमें डिवीजन किया गया है 4 भागों में। पहला है फर्स्ट वर्ड, सेकंड है सेकंड वर्ड, थर्ड है थर्ड वर्ड और फोर्थ है फोर्थ वर्ड। ठीक है, आगे अगर बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात करें तो इसको 3 भागों में डिवीजन किया गया है। पहला डिवीजन है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड है समाजवादी यानी सोशलिज्म इकोनॉमी। और थर्ड है मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो तीनों टाइप्स हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको हम आगे अच्छे से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, बेस्ड ऑन रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर। तो इसके आधार पर भी 3 भागों में कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला है कृषि, सेकंड है उद्योग और तीसरा है सेवा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा नियोजन के आधार पर, बेस्ड ऑन प्लानिंग। इसके आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्लान्ड यानी योजनाबद्ध और दूसरा है नॉन प्लान्ड यानी गैर योजनाबद्ध। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा बेस्ड ऑन द इंटर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर डिवीजन। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, इस आधार पर डिवीजन किया गया है 2 भागों में। पहला है ओपन इकोनॉमी और दूसरा है क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अगर हम खुली अर्थव्यवस्था की ओपन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब खुली अर्थव्यवस्था है तो इसमें हम किसी भी फॉरेन कंट्री से आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इसकी हमें लिबर्टी होती है। दूसरा पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन, इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे बात करें सभी कंट्री, सभी देश, उदाहरण के लिए सभी देश, मतलब खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी देश इसमें कंपटीशन की भावना से अपना पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको खुली अर्थव्यवस्था भी कहा गया है। इसके बारे में और जानें। भारत का 1991 से झुकाव बढ़ा। भारत का झुकाव 1991 से क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे देश में 1991 में हमारी जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। उस समय हमारे देश के जो गवर्नर थे वो मनमोहन सिंह थे। तब यहाँ पे वो उसी समय हमारी जीडीपी को ग्रो करने के लिए उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनी इकोनॉमी में अपनाई और वो एक नई स्कीम एलपीजी लेके आए थे, जिसे को हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे हम बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। जैसा कि क्लोज्ड होता है, इसका मतलब ही पता चल रहा है कि नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, मतलब अपने देश के अंदर ही जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा वो अपने देश के अंदर ही होगा, किसी बाहरी देश से कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी का नाम दिया गया है। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, मतलब इसमें जो भी जो भी किसी देश में जो क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है उसके अंदर प्रोडक्शन होता है वो उसको रिजर्व करके रखता है और किसी देश के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, थर्ड है ये एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होने चाहिए। सही बात है एकदम। ये कैसी एक कंडीशन है? एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि कोई भी देश क्लोज्ड इकोनॉमी को जब भी फॉलो करेगा जब वो सारे रिसोर्सेज में, सारे प्रोडक्ट में अपने आप में आत्मनिर्भर हो, जब उसे किसी भी देश से कोई भी प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करना पड़े, मतलब सभी में संपन्न हो, तभी वो क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्लोज्ड इकोनॉमी दिया गया है।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है संसाधन के स्वामित्व या उत्पादन के साधन या सरकार की भूमिका के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसके आधार पर जो डिवीजन किया गया है वो 3 भागों में डिवीजन किया गया है। पूंजीवाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से जानेंगे और इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हस्तक्षेप, बाजार शक्तियाँ, मांग व आपूर्ति व निजी स्वामित्व होता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो निजी हाथों में होती है, मतलब प्राइवेट हाथों में होती है। ठीक है, और यहाँ पे लेसिज फेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि जो लेसिज फेयर टर्म है वो कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है। कैसी ओनरशिप होती है, प्राइवेट, याद रखेंगे इसको। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह की जो कैपिटल इकोनॉमी है वो अमेरिका और कनाडा में फॉलो की जाती है। ठीक है, कौन कौन से देशों में, अमेरिका और कनाडा में इस तरह की इकोनॉमी फॉलो की जाती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, इसमें क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व होता है। जैसे पहले वाले में हस्तक्षेप था, मतलब सरकार का ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं था, लेकिन इसमें सरकार का इंटरफेयर रहता है और ओनरशिप भी गवर्नमेंट की रहती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है क्यूबा और उत्तरी कोरिया, याद रखेंगे। ठीक है, इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए हमें इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आगे देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, मतलब इसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहता है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भारत और स्वीडन तथा फ्रांस इसके एग्जाम्पल हैं। भारत, स्वीडन और फ्रांस में कैसी इकोनॉमी देखने को मिलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे जो नीतियाँ निर्माण करती है वो सरकार करती है और सरकार इसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी करती है। वहीं कहीं ना और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हर एक को एक एक करके। जैसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था दोस्तों, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, उन्होंने इसको प्रपोज्ड किया था। मतलब वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था इसको, स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। उनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। कब आई थी, 1776 में। कई बार तो सीधा सीधा बुक का नाम पूछ लेता, द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर होगा एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। वहीं एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। फादर ऑफ, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि फादर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, अगला है लेसिज फेयर। लेसिज फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये तीनों ही टर्म एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में जानें। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होता है। इसमें जो ओनरशिप होता है, मालिकाना हक किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। बाजार शक्तियाँ, मांग व पूर्तियाँ अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएँ हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन तथा कनाडा भी इसका एग्जाम्पल है। और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। क्या होता है, इस तरह की इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है।
इसका एम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि जो निजी क्षेत्र है उसका मोटो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, ठीक है। और आगे क्या है, उपभोक्ता के पास विकल्प, कंज्यूमर हैज ऑप्शन, और कंज्यूमर के पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें और आगे है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक असमानता देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी पूंजीवादी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास बहुत कम। तो इस तरह की जो विषमता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए जानें। तो इसका जो कंसेप्ट दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था जर्मन के एक फिलोसफर हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स। किसने दिया था, जर्मन के एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था या इसको प्रस्तुत किया था। वो कब से कब तक रहे थे, 1818 से 1883 तक वो रहे थे। और उनकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1867 में आई थी, उसका नाम है दास कैपिटल। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर होगा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो सबसे पहले 1917 में सोवियत संघ यानी जो आज की डेट में रसिया है वहाँ ही प्रयोग किया था। दूसरा चीन 1949 में चीन में उन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस तरह की इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है, जो मालिकाना हक होता है, वो मैक्सिमम सरकार के पास होता है, ठीक है। थर्ड है सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय को संचालित करती है। मतलब जो भी प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, इन सब का सारा कंट्रोल जो रहता है, नियंत्रण किसका रहता है, इन पे सरकार का नियंत्रण रहता है। जबकि कैपिटलिस्ट में नियंत्रण किसका रहता था, प्राइवेट सेक्टर का रहता था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं सबसे पहले सोवियत संघ यानी रसिया, दूसरा चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। और ये अर्थव्यवस्था समाज पब्लिक के उत्थान या पब्लिक सोशल वेलफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर का ध्यान सरकार के द्वारा रखा जाता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, तो वो हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। मतलब देखो ये लिखा भी है पब्लिक वेलफेयर, मतलब सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण का रहता है। इसमें सरकार जो रखती है जन कल्याण का विशेष ध्यान रखती है। दूसरा है बाजार प्रतिव्यवस्था का अभाव। जैसा कि कैपिटलिस्ट में मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन होता है, मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत कम होता है। थर्ड है केंद्रीय आर्थिक नियोजन, यहाँ पे जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है। अगला है बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत, मतलब इसमें बाजार की कीमत डिसाइड ना हो करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मार्केट की प्राइस होती थी, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसलिए वहाँ पे कई बार चीज़ें बहुत महंगी भी होती थी, लेकिन यहाँ पे जो नियंत्रण होता है सरकार का होता है और चीज़ें इस तरह से रेट चीज़ों की कीमतें डिसाइड की जाती हैं ताकि पब्लिक तक उनकी अप्रोच हो सके, ठीक है। और है आर्थिक समानता, इसमें आर्थिक समानता देखने को मिलती है, जबकि पूंजीवादी में आर्थिक विषमता देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें आर्थिक समानता देखने को मिलती है। मतलब इनकम का जो गैप होता है पब्लिक के बीच में वो कम होता है, ठीक है, इक्वलिटी होती है एक तरह से। आगे जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। इसका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था वो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, याद रखेंगे, किसने दिया था, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक को याद रखेंगे, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनार्ड किन्स, जो कि ब्रिटिश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कारण 1929 की वैश्विक महामंदी। 1929 में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था, उसी के बिहाफ पे इन्होंने ये कंसेप्ट को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे जाने। ये पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। इसमें क्या होता है कि ना तो ये कम्प्लीटली पूंजीवादी होती है और ना ही कम्प्लीटली समाजवादी होती है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था की उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं देखने को? भारत में, मलेशिया में और नॉर्वे में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दोनों का मिश्रण। इसके फीचर्स जानेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? पब्लिक का वेलफेयर मतलब जन कल्याण। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना। सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस इसके प्रमुख फीचर्स हैं। आइए आगे देखें। आगे है हमारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके आधार पर कितने भागों में डिवीजन किया गया है? इसके आधार पर 3 भागों में डिवीजन किया गया है, जैसे कि हमें ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं इसका। पहला है डेवलप्ड यानी विकसित, दूसरा है डेवलपिंग यानी विकासशील जो कंटिन्यू है अभी भी, और थर्ड है लीस्ट डेवलप्ड यानी अल्प विकसित। इनके फीचर्स के बारे में जानें। विकसित में क्या होता है? हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। इसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हाई लेवल पे होता है। हाई पर कैपिटा इनकम, इसमें प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई टेक्निकल नॉलेज, इसमें उच्च तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूके और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूके और ऑस्ट्रेलिया। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, डेवलपिंग अर्थव्यवस्था की, तो इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस लेट, इसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया देर से होती है। लो पर कैपिटा इनकम होती है। लो टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल होता है इसमें, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अधोसंरचना का भी अभाव होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? भारत और मलेशिया में। थर्ड है अल्प विकसित यानी लीस्ट डेवलप। इसके अंतर्गत विकास की आरंभिक अवस्था होती है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसमें अभी विकास के कार्य इनिशियल स्टेज में ही है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, नाइजर और चाड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व बैंक ऑब्लिक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 2016 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या है? यहाँ पे देखेंगे इसका जो डिवीज़न है वो 4 भागों में किया गया था, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। इसमें पहला है निम्न आय। निम्न आय में क्या होता है कि अगर किसी भी की इनकम $1036 से कम है तो वो निम्न आय के अंदर रखे जाते हैं। दूसरा है निम्न मध्यम आय मतलब लोअर मिडिल इनकम। इसमें जो इनकम होती है वो 1036 से $4045 होती है। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है ये। ठीक है, आगे देखेंगे उच्च मध्यम आय। इसमें अपर मिडिल इनकम, इसमें जो इनकम होती है वो 4046 से $12,535 होती है। नेक्स्ट है उच्च आय मतलब हाई इनकम। इसमें जो इनकम होती है वो $12,535 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में $2120 प्रति व्यक्ति आय है, जो कि निम्न मध्यम लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। इसके बारे में जानें। इसमें पहला है कृषि आधारित मतलब एग्रेरियन। ठीक है, एग्रारियन। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा तथा इसी अनुपात में लोगों की निर्भरता रहती है। मतलब प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% एंड डिपेंडेंस ऑफ पीपल्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, और भारत की और इसमें जीडीपी, भारत की जीडीपी में
जो योगदान है वो कितना 70% का योगदान है, जबकि इसमें जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वो मैक्सिमम है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है उद्योग आधारित, मतलब इंडस्ट्री बेस। इसमें क्या है, मोर देन 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज सिक्वेंस ऑफ पीपल इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, याद रखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, सेकेंडरी सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग 50% से ज़्यादा वो इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, और उसी रेशियो में पीपल जो रहते हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी जीडीपी में, 29% है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कितना कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में, 29%। वहीं अगर बात करें सर्विस वेस्ट की, तो मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड डिपेंडेंस ऑफ पीपल इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब सेवा क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेवा क्षेत्र का, मतलब टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 50% होता है। और हमारी जीडीपी में जो टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, 54%, यानी 54% है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे एक नोट्स देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ध्यातव्य कि विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी, अर्थात कृषि के बाद औद्योगिक विकास के दिशा में बढ़े और उसके बाद सेवा क्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए बिना इस प्रक्रिया को वृद्धि के चरण के रूप में जाना गया। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ दूसरा चरण आया ही नहीं, यहाँ तीसरे चरण में दस्तक दे दी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में इन चरणों की साम्यता नहीं देखी जाती। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि प्राइमरी सेक्टर था, और प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट हम टर्सरी सेक्टर में मूव कर गए। सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा यहाँ पे कम मिला। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है। इसके रीज़न क्या क्या है, आज़ादी के बाद सही तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन में कमी, मतलब आज़ादी के बाद में जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसका यहाँ पे क्रियान्वयन सही से नहीं हो सका। दूसरा है एनकरेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम सोशलिस्ट लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग की प्रारंभिक के कुछ वर्षों में यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। थर्ड है 1991 के बाद सस्ते श्रम के कारण, मतलब 1991 के बाद में जो यहाँ पे श्रम था बहुत ज़्यादा सस्ता था, इस वजह से ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है हमारा देश का अन्य वर्गीकरण, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री। जैसा कि पहले बताया था, इसमें 5 भागों में डिवीजन किया गया है। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका, इसको हम पहली दुनिया के देश के नाम से जानते हैं। दूसरी दुनिया के देश, इसमें समाजवादी और राज्य अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे पूर्व यूएसएसआर, सोशलिस्ट स्टेट इकोनॉमी कंट्रीज लाइक फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, मतलब इसमें जैसे पूर्व में रसिया था उस तरह के देश इसमें आते हैं। तीसरा है तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब तीसरी दुनिया के देश। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश आते हैं जैसे भारत। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी दुनिया के देश यानी फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज। इसमें विकास यात्रा अब तक शुरू नहीं हुई। ये कैसे देश हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, ऐसे देशों को चौथी दुनिया के देश के अंतर्गत रखा गया है। इसके एग्जाम्पल है युगांडा और रवांडा। ठीक है, नेक्स्ट है उभरती अर्थव्यवस्थाएं, तेज़ी से विकसित होती विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था, इनको हम उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था खुली, मिश्रित एवं कृषि प्रधान है। वास्तव में खुली है क्योंकि आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है, कृषि प्रधान है। ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, $2120 प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि में जनसंख्या का 50% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र से जो जुड़े लोगों की संख्या है वो 50% से ज़्यादा है।
ठीक है। और लेकिन हमारी जीडीपी में जो इसका योगदान है वो मात्र 70% है। कितना है? 70%। यहाँ पे बेरोजगारी भी है। अगला है निम्न स्तरीय मानव पूंजी, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यहाँ पे निम्न है। हमारे 2020 में भारत की रैंकिंग थी 131, ठीक है, जो कि हमारी निम्न ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में इंडिकेट करता है। अगला है गरीबी, मतलब यहाँ पर पॉवर्टी की समस्याएं हैं। 65% युवा आबादी है यहाँ पे। पूंजी, तकनीकी व उद्यमशीलता का अभाव है। आर्थिक असमानता है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट के अनुसार 10% भारतीय ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश की 77.4% संपत्ति के मालिक हैं। मतलब पूरी देश की जो 77.4% प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप केवल 10% लोगों के हाथ में है। साक्षरता में कमी, जनसंख्या का भारी दबाव, योजनाओं पर व्यय, रूढ़िवादी तथा परंपरावादी समाज। यहाँ पर रूढ़िवादी और परंपरावादी समस्याएं ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट स्लो देखने को मिलता है। विकास के लिए योजना बनाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम आज भी पिछड़ रहे हैं। आयात पर निर्भरता, और हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं बजाय एक्सपोर्ट के। ठीक है, तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमी का सेक्शन का दूसरा वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।